हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का। इसका 8th लेसन है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का स्तर। तो इसमें भूमिका दी गई है कि सोवियत संघ के विघटन को 20वीं शताब्दी की एक अत्यंत यादगार घटना कहा जा सकता है। जिस प्रकार 1917 में आई समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ के उद्भव ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व राजनीति को गहन रूप से प्रभावित किया था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति में परिवर्तन का एक महास्रोत बना। ये जो सोवियत संघ है उसका गठन हुआ था 20वीं शताब्दी के आरंभ में और उसका अंत हो गया 20वीं शताब्दी के अंतिम में। ये दोनों ही इतिहास में काफी याद रखने योग्य घटनाएं हैं। 74 वर्ष तक एक महाशक्ति के रूप में विश्व राजनीति को प्रभावित करने के पश्चात 1991 में सोवियत संघ का पेरोस्टाइका तथा ग्लाइनसाइन से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक कमजोरी के कारण विघटन हो गया। 31 दिसंबर 1991 को मध्य रात्रि को सोवियत संघ का ध्वज उतार लिया गया तथा इसके स्थान पर रूस तथा जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था का ध्वज लहरा दिया गया। परंतु इससे पूर्व सोवियत संघ गणराज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन उस समय हुआ जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। पूर्वी यूरोप में उदारवादी लोकतंत्र नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। वर्षा समझौता समाप्त हो चुका था। वार्षा समझौता हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था वार्षा समझौता। इसमें जर्मनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, मैं कह सकती हूँ, या उसकी बेइज्जती के समान था। वार्षा समझौता काफी कठोर समझौता था। ठीक है, हुआ था। ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने इससे ही इम्पोर्टेंट लाइनें लिखवाई थी, बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ कि जो रूस है वो उसका उत्तराधिकारी तो बन गया था सोवियत संघ का, परंतु उसके पास सोवियत संघ की तरह उतना विशाल उसका प्रभाव नहीं पड़ा विश्व राजनीति पर। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विश्लेषण। यहाँ बताया गया कि सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव का विश्लेषण करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि यह विघटन पूर्वी तथा आंशिक दोनों ही था। संघ का अस्तित्व ही मिट गया। इसके स्थान रूस स्वतंत्र देशों के राजमंडल जर्जरी आदि ने ले लिया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना। यह विघटन इसलिए भी पूर्ण था क्योंकि इसने विश्व के इस भाग तथा पूर्वी यूरोप में से साम्यवाद को समाप्त कर दिया। परंतु यह विघटन आंशिक भी था क्योंकि रूस जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना को पुराने राज्य की 3/4 जनसंख्या, भू क्षेत्र, स्रोत तथा परमाणु शस्त्र भंडार प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्य तथा वीटो शक्ति प्राप्त हुई। वीटो शक्ति उन राज्यों को प्राप्त थी जिनके पास परमाणु शक्ति थी। ठीक है, एक अत्यंत कमजोर आर्थिक व्यवस्था जो कि रूस की विरासत में मिली और इसे अमेरिका तथा पश्चिमी सहायता पर निर्भर बना दिया। विघटन होने से पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था तो समाप्त हो गई थी, परंतु नई राजनीतिक व्यवस्था, प्राकृतिक और क्षेत्र अभी निश्चित नहीं हो पाया था। रूस के अस्तित्व में आने के बाद अपनी राजनीतिक व्यवस्था संगठित एवं संचालित करने के लिए एक नए संविधान का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी आगे इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव। आप यहाँ से कर सकते हैं। जो इसका सार है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका सार ये निकलता है कि 1960 में जब 1991 में आप सीधा इसमें ये लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ध्रुव व्यवस्था का उद्भव। आप ये लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, सोवियत संघ बना था तो विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। जब 20वीं शताब्दी के अंतिम तक सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके साथ ही द्विध्रुवीय व्यवस्था भी मर गई और एक ध्रुवीय व्यवस्था ही बन रही, जिसके कारण अमेरिका था जो अमेरिका था वो महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इधर से लिख सकते हैं, बट जो इसका सार निकलता है जो आपको इजीली याद रहेगा वो ये है। नेक्स्ट है विचारधारात्मक एकल ध्रुवीकरण। विश्व भर में उदारीकरण, उदारवादी लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण तथा बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने से साम्यवाद को लोकप्रिय और भी कम हो गई। यहाँ तक कि चीन ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को त्याग दिया, जबकि चीन के पास भी वीटो पावर है, जबकि उसने पुराने राजनीतिक सत्तावाद को अपनाए रखा। इसने
अपने आप को अकेला अनुभव किया। यह स्थिति क्यूबा तथा वियतनाम की भी हुई। इसके साथ ही उदारवादी मानव अधिकार, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सामान्य सिद्धांत विचारात्मक एकलवाद की विशेषता बन गई। शीत युद्ध का पूर्णांत। तो शीत युद्ध का पूर्णांत में इधर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि इधर क्या लिखा है। यद्यपि शीत युद्ध का अंत तभी हो गया था जब पूर्वी यूरोप का उदारवादी लोकतंत्रीकरण हुआ था। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी और दोनों जर्मनी एक राज्य बन गए थे। जब वार्सा समझौता समाप्त कर दिया गया, जर्मनी पर थोपा गया था वार्सा समझौता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से सोवियत संघ तथा अमेरिका का एक उत्तम द्विता प्रभुत्व हो चुका था तथा जब भूतपूर्व प्रतियोगिता एवं शत्रु पूर्व और पश्चिम के राज्य शांतिपूर्ण से अस्तित्व, आपसी सहयोग तथा विकास के युग प्रविष्ट हो गए थे तथापि जब तक समाजवादी सोवियत संघ जीवित था, यद्यपि उसमें भी उदारीकरण हो रहा था, तब तक नए शीत युद्ध के पुनः उत्पत्ति की संभावना बनी रही थी। सोवियत संघ के विघटन तथा पश्चिमी सोवियत संघ ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे कि जब सोवियत संघ के जो दो महत्वपूर्ण देशों के बीच में था, अमेरिका और रूस के बीच सोवियत संघ का था, उसमें ऐसा था कि तृतीय विश्व युद्ध की जो थी वो तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही थी शीत युद्ध के द्वारा। ठीक है, तब शीत युद्ध कैसे खत्म हो गया? शीत युद्ध ऐसे खत्म हो गया कि रूस का अस्तित्व भी नहीं रहा, सोवियत संघ का अस्तित्व भी नहीं रहा, सोवियत संघ टूट गया। तो अब अमेरिका किसके साथ लड़ेगा? किसके साथ लड़ेगा अमेरिका? किसी के साथ नहीं। तो शीत युद्ध अपने आप एक समाप्त हो जाना था। ऐसा लिखोगे आप, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, काफी बेकार दिया गया है बुक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद नाम, इसमें हम लिखेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद गुटेनबर्ग राजनीति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपके सपोर्ट के लिए भी थैंक यू सो मच।